दृष्टि आईएएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एमसीक्यू इसी के लिए है। पहला चैप्टर राज्य व्यवस्था एक परिचय, जिसके प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र वह है जहां जन सहभागिता और संप्रभुत्व वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। तो यह बिल्कुल सही है। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सही बात है, सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व तो प्रत्यायोजित किया जाता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 ये आंसर। व्याख्या देखेंगे। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सहभागिता और संप्रभुत्व वर्ग के शासन के मध्य संतुलन स्थापित होता है। अतः कथन 1 सही है। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इस कारण इसे उत्तरदायी सरकार के रूप में कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें विधायिका यानी संसद का विश्वास प्राप्त होता है। कथन 2 सही है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचकों की ओर से निर्वाचन और कार्य करने का उत्तरदायित्व सांसद को दिया जाता है। कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल स्वरूप को सरकार की विशेषता है। कैसा? अध्यक्षात्मक का। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होगा, पहला। दूसरा, वह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता। तीसरा, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। और चौथा, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। यहाँ पे कह रहा है विशेषता है, तो पहला होगा इसका आंसर। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं था। क्यों? देखते हैं यहाँ पे। अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार में निम्न विशेषताएं होती है। राष्ट्रपति प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष नहीं अपितु वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन या तो जनता सीधे करती है, इसी उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचन मंडल करता है। राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है, इसलिए सामान्य स्थितियों में विधानमंडल उसे हटा नहीं सकती है। और यहाँ पे अतः विकल्प ए सही है। कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी नहीं निभानी होती, और ये जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका की जिम्मेदारी नहीं निभाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती हैं। दूसरा कह रहा है परिसंघवाद में न्यायालयों को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति होती है। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व का स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है। तो इसका आंसर होगा, कह रहा है सही नहीं है, परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। तो प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती है, यह है। न्यायालय को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है, यह भी सही है। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ होती है, गलत है, क्योंकि राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ नहीं होती है। सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है, यह भी सही है। अब देखें, गलत पूछ रहा था, सी होगा। भारतीय परिसंघवाद क्या कह रहा है? भारतीय परिसंघवाद यह दोहरी शासन पद्धति है। परिसंघवाद क्या है? दोहरी शासन पद्धति है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के उपयुक्त निर्वचन और उसके संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। एक लिखित संविधान की उपस्थिति होती है। राजस्व के स्रोतों का विभाजन सरकार के हर स्तर पर स्पष्ट रूप से किया जाता है। राजस्व के जो स्रोतों का विभाजन है वो सरकार के हर स्तर पर स्पष्ट रूप से किया जाता है। और एकल नागरिकता होती है इसमें, भारतीय परिसंघवाद में। और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है इसमें से। राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं अपितु स्वायत्त इकाई होती है, इसलिए सी उत्तर सही है। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शासनाध्यक्ष राज्य अध्यक्ष भी होता है। और यहाँ पे है कार्यपालिका विधायी कार्यों की वीटो कर सकती है। इसमें कौन सा सही है पूछ रहा है, तो सही दोनों है। व्याख्या, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता है। किसकी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या जनता द्वारा इस उद्देश्य से निर्वाचित निर्वाचन गण द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक अध्यक्ष नहीं होता, अभी तक वास्तविक राज्याध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वह विधानमंडल का अंग नहीं होता है। राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों से अपनी मंत्रिमंडल का चयन करे, यानी कि ये इस पे बाध्यकारी नहीं है। कार्यपालिका विधायी कार्यों की वीटो कर सकती है, और कार्यपालिका क्या कर सकता है? विधायी कार्यों पर वीटो कर सकती है। प्रश्न है, संकीर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक सामान्यता कहाँ देखी जाती है? संकीर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक पूछ रहा है। विकासशील देशों में,
बहुदलीय पद्धति वाले समाज में, विकसित समाज में और राजतंत्रीय समाज में। तो इसका आंसर होगा विकासशील समाज में। देखिए इसके आंसर को क्या कह रहा है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जहां नागरिकों को सरकार व शासन व्यवस्था के बारे में केवल सीमित जागरूकता दिखे। सामान्यतः यह विकासशील समाज में दिखाई देती है, इसलिए ए सही है। ये कहाँ दिखाई देती है, विकासशील समाज में। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति को कितने भागों में बांटते हैं, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः विकसित समाज में पाई जाती है जहां नागरिकों को राजनीतिक तंत्र के बारे में पर्याप्त जागरूकता होती है। प्रतिभागी कहाँ पाई जाती है, विकसित समाज में, जहाँ क्या होगी, पर्याप्त भागीदारी होगी। तीसरा है विषयक राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः राजतंत्रीय समाज में पाई जाती है जहां नागरिकों को राजनीतिक तंत्र के बारे में जागरूकता होती है, चाहे वह उसे पसंद करते हो या नहीं। और चौथा होता है राजनीतिक उप संस्कृति, जब राजनीतिक व्यवस्था समाज को तेजी से बदलती ज़रूरतों के अनुरूप आगे बढ़ने में असमर्थ होती है। अब यहाँ पर संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सीमित शासन का एक रूप है। तो हाँ, संवैधानिक शासन सीमित शासन का एक रूप है। ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। तो लोक प्राधिकार का आधार तो संविधान होगा ही संवैधानिक शासन में। ऐसा शासन जहां सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष हो, नहीं सम्राट तो होता ही नहीं है इसमें। ऐसा शासन जहां सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार हो, नहीं सदैव यहाँ पे वर्ड गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। यहाँ पे है संवैधानिक शासन सीमित शासन का एक रूप होता है जहां शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाता है, अर्थात संविधान की ही लोक प्राधिकार का आधार होता है। तो कथन 1 और 2 सही है। संवैधानिक शासन सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि केवल कुछ संवैधानिक शासन वाले देशों में औपचारिक प्रधान के रूप में होता है, यानी कुछ में एग्जाम्पल होता है, सब में नहीं, जैसे कि ब्रिटेन। अतः कथन 3 सही नहीं है। और सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान उदार लोकतंत्र की विशेषता है, ना कि संवैधानिक शासन की। यह उदार लोकतंत्र में दिखता है। अगला है शासन व्यवस्था के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। क्या होगा इसका आंसर, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका में लोगों के ऐसे समूह हैं जो कानून लगाने का, लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। वहीं न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही शासन व्यवस्था का अंग माना जाता है। अतः कथन 1, 2 और 3 सही है। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और कामकाज के बारे में फैलाता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। देखिए क्या कह रहा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। अतः कथन दोनों सत्य है। 9वां प्रश्न है भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत की राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। औपचारिक रूप से देश की सबसे बड़ी अधिकारी भी होता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्राध्यक्ष होता है, सही है। और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी है, तो सही है। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है, सही है। और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, नहीं स्वेच्छा से नहीं करती, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, तो ये गलत हो गया। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो ये भी गलत है। संसद में राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तो 3 और 4 गलत है। कह रहे असत्य कौन सा है, तो 3 और 4 सी हो गया। व्याख्या देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वास्तव में सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए कथन 3 और 4 असत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में सत्ता के 36 बंटवारे को निरूपित करते हैं या करता है। 36 बंटवारे, सत्ता का कैसा, लोकतंत्र के सत्ता का 36 बंटवारे की बात कर रहा है।
कह रहा है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये किसको कहेंगे? तो केवल एक। सत्ता के बंटवारे, 36 बंटवारे की बात कर रहा है तो ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच होता है। देखिए क्या कह रहा है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारें के रूप में सत्ता का बंटवारा 36 ना होकर ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है। यानी कि अगर केंद्र, राज्य और स्थानीय की बात करें तो ये ऊर्ध्वाधर होता है। अतः कथन दो गलत है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपने अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की पूर्ति करते हैं, इसलिए 36 व्यवस्था होगी। अब यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? संघीय व्यवस्था की विशेषता पूछ रहा है। 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, तो हाँ सही बात है, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार तो होगी। उसके बाद है कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होना, तो ये भी सही है। और कह रहा है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर पर अस्तित्व का प्राधिकरण की गारंटी व सुरक्षा, सही बात है। राज्यों का केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह, तो राज्यों का सरकार के प्रति जवाबदेह, यह संघीय व्यवस्था की नहीं, एकात्मक व्यवस्था की लक्षण है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। आंसर देखते हैं सी। राज्य की सरकार का केंद्रीय स्तर के प्रति जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, अतः कथन गलत है। अगला प्रश्न है, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। यानी उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से ज़्यादा वरीयता देते हैं। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। उदारवादी के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपाय की जरूरत है। 1, 2 और 3, 1, 3, 1, 2, 3, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों सही। यानी कि उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। उदारवादी के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपायों की जरूरत है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है, ये जो आधुनिक उदारवाद है उसकी विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। आधुनिक उदारवाद में केंद्र बिंदु क्या होता है? व्यक्ति होता है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज, समुदाय जैसी इकाइयों को अपने आप में कोई महत्व नहीं है। इसके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी होता है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति, समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की भूमिका का पक्ष लिया। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकारते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मांतरित राष्ट्र कहलाता है। धर्मांतरित राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। अगला, धर्म और राज व्यवस्था के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए भी अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही पर गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। इसमें कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों ही सत्य हैं। अब देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। जब एक राष्ट्र किसी खास धर्म के प्रमुख द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित होता है तो वह धर्मांतरित राष्ट्र कहलाता है। इस प्रकार के राष्ट्र के लोग उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता के न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्षता, धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज सत्ता के लिए जरूरी है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी के साथ ही अंतर धार्मिक व अंतर धार्मिक समानता भी शामिल रहनी चाहिए। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिन्हें दूर किए बिना लोगों को सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। दूसरा है, भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से सामने आती है। सही आंसर कौन सा है? अगर देश की राजनीतिक समानता नहीं होती तो सरकार तक लोगों की अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा
और सरकार द्वारा उपलब्ध। इसके लिए आंसर अगर देखें तो आंसर दोनों ही सही है। कैसे फिर देखते, अगर देश में राजनीतिक समानता नहीं होती तो सरकार तक लोगों को अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों को भी लोगों के द्वारा सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा। तो कथन एक सही है। और दूसरा है कि भारत में समान अवसर में रहते हुए भी हमें कुछ जगहों पर असमानता देखने को मिलती है, जिसके कारण हम देश के रीति रिवाजों को देख सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों की औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियां और अनेक उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामले में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः कथन 2 भी सही है। अब अगला 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे की अनिवार्यता से जुड़ी हुई है। अब है समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल एक ऐसी अन्यासी और गहरी समस्याओं को यही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। इसमें कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें केवल 3 कथन सत्य हैं, बाकी इसका सत्य नहीं है। इसको देखते हैं। कथन 1 का समर्थन समाजवादी द्वारा किया गया है, ना कि उदारवादी द्वारा, इसलिए असत्य है। अब देख सकते हैं कथन 1 क्या है। और दूसरा जो है समर्थन उदारवादी द्वारा किया गया, ना कि समाजवादी द्वारा। और तीसरा जो है वह उदारवादियों को समर्थित है, इसलिए कथन 3 सत्य। आप प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से कथन है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट MCQ करेंगे।